इससे पहले मैंने मिट्टी विषय पढ़ाया। मिट्टी विषय पर मैंने मृदा सॉइल पर मैंने 2 वीडियो डाले। दोनों वीडियो मैंने मिट्टी के निर्माण, उनका कंपोजिशन, मिट्टी की विशेषताएं, गुण, क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी क्या होती है बताया। अभी तक मैंने भारत की मिट्टियों पर चर्चा नहीं की थी। आज का वीडियो भारत की मिट्टियाँ है ना। आज का जो विषय है वो भारत की मिट्टियाँ, इस पर मैं केंद्रित रहूँगा। तो मैंने क्या बनाया है पहले इसे दिखा दें। जो नीले कलर की लाइन है वो पर्वतीय मिट्टी है। नीले कलर की जो लाइन देख रहे हैं आप लंबवत, पूर्व से पश्चिम की तरफ पर्वतीय मिट्टी है। हरे कलर की जो क्षैतिज लाइन है ये जलोढ़ मिट्टी है, इसे अलुवियल सॉइल कहते हैं, है ना। देख लीजिए कहाँ कहाँ तक है। ये गुजरात तक चलाया है, थोड़ा राजस्थान में, उत्तर भारत के मैदान में, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक चलाया है, देख रहे हैं आप। उसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आप देखिए जो कटिंग का निशान मैंने बनाया है रेड कलर से, वो लाल मिट्टी है। काले कलर के जो स्पॉट हैं वो काली मिट्टी है ना। और काले कलर के जो छोटे स्पॉट वाला क्षेत्र है इसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। और यह लैटराइट मिट्टी है। पश्चिमी तट का जो मैदान है, पश्चिमी घाट समेत पश्चिमी तट का मैदान, यहाँ पर लैटराइट मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी केवल यही नहीं पाई जाती है, पूर्वी तट पर खासकर उड़ीसा का जो तट है वहाँ पे, और थोड़ा सा छोटा नागपुर पठार का जो राजमहल की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है ना, ये देखिए लाल कलर के जो स्पॉट हैं ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। इसी तरह गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर लैटराइट मिट्टी मिलती है, और थोड़ी सी असम में भी मिलती है ना। असम और मेघालय की पहाड़ियों पर भी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो मैंने ये बताया कि कहाँ कहाँ पर ये मिट्टियाँ फैली हुई हैं, और मैंने ये प्रोफाइल बताया कि यहाँ मिट्टियों के नाम लिखे हुए हैं। अब आप मैप को समझ सकते हैं जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ भारत की मिट्टियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। एक संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। मुख्यालय इसका दिल्ली में, नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली। तो ICAR ने भारत में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है। भारत में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है। पर्वतीय मिट्टी अर्थात हिल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लैटराइट मिट्टी, लैटराइट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल, पीट और दलदली मिट्टी, लवड़ी और क्षारीय मिट्टी। ये हो गया 8 प्रकार की मिट्टियां। इसे आप नोट कर लीजिए कि ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। ठीक है, इनका नाम आप नोट कर लीजिए। अब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए थोड़ा जगह बनाना चाहता हूँ, इसलिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान हुई है ICAR द्वारा, इनका नाम आपने देखा। और एक और संस्थान है, हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रमुख हैं कृषि संबंधी उन्हें मैं अलग से लिखवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसे देख लीजिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इसका कहाँ पे है ये? भोपाल में है ना। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। आइए समझते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है, या कौन सी मिट्टियां ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियां इस प्रकार हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियां, ये 4 मिट्टियां हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, जलोढ़, जो हरे कलर का क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, हरे कलर की क्षैतिज लाइन है। पूर्वी तट पर भी है, जो हरे कलर की लाइनें हैं ये पूर्वी तट, तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहां पर भी पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ पाया जाता है। इसके बाद लाल मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसके बाद काली मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है, और इसके बाद लैटराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है।
जलोढ़ मिट्टी जो है 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लाल मिट्टी 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। काली मिट्टी जो है आपका 5% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी 3.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है, ये है भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियों का क्रम। ठीक है, इन्हें आप याद कर लीजिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये आईएएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आईएएस एग्जाम के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, समझाकर पढ़ाता हूँ, आईएएस एग्जाम के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। निश्चित रूप से कुछ लोग अभी बाहर अच्छे शहरों में नहीं निकले हैं, और निश्चित रूप से उन्हें पूछने की आवश्यकता महसूस होती होगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आईएएस एग्जाम के लिए पर्याप्त है या नहीं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्याप्त से भी ज़्यादा है आईएएस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 4 मिट्टियों का क्रम मैंने बताया जो ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे ये लिख लीजिए, इन 8 मिट्टियों की विशेषताएं मैं बताऊंगा, खास खास फैक्ट यहाँ पे लिख लीजिए। एक प्रमुख तथ्य ये है कि भारत की सभी मिट्टियों में, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है सवाल कि फला मिट्टी में कौन सी चीज की कमी पाई जाती है ना, कौन से पोषक तत्व या तत्व की कमी पाई जाती है। तो इसे आप रट लेंगे एक बार ध्यान से समझ के, तो ये सवाल कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, आपसे गलती नहीं होगी। भारतीय मिट्टियों में या भारत की सभी मिट्टियों में 3 चीजों की कमी पाई जाती है। एक जीवाश्म, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। भारत की सभी मिट्टियों में, ध्यान रखिएगा, लगभग सभी मिट्टियों में इन 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, है ना। अब जैसे कि क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। अगर किसी ऑप्शन में फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा कि इसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, या फिर कथन दे देता है। अब कथन है कि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बढ़िया होता है। ठीक है, कारण काली मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गलत, मैंने बोला कि भारत की सभी मिट्टियों में इन तीनों चीजों की कमी पाई जाती है। ठीक है, ओके। ह्यूमस क्या होता है? मिट्टी में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले भाग को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में वनस्पतियों और जीवों के जो अंश होते हैं वो जब सड़ गल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। वो एक पोषक पदार्थ होते हैं एक तरह से। जब नई वनस्पतियां उगती हैं तो उनको पोषण प्रदान करता है वो जो ह्यूमस होता है ना। ह्यूमस बनता कैसे है? वनस्पतियों और जीवों के जो भाग जमीन में गिर जाते हैं उनको जीवाणु और कवक सड़ाते गलाते हैं। ठीक है, खनिज और जैविक पदार्थों को अलग अलग कर देते हैं। तो जो जैविक पदार्थ होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। उससे 3-4 नामों से जानते हैं, ह्यूमस, जैविक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जीवांश, इन नामों से ह्यूमस को जानते हैं। अब पहली हेडिंग आप डाल दीजिए, जलोढ़ मिट्टी अर्थात अलूवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल। इसे कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। सर्वाधिक 43% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत में 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला उत्तर भारत के मैदान में, दूसरा तटीय क्षेत्रों में। जो पूर्वी पश्चिमी तट होता है ना, पहला उत्तर भारत के मैदान में, दूसरा तटीय क्षेत्रों में। पहले के अंतर्गत लिखिए, उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक मिलती है। सतलज के मैदान से लेकर, सतलज नदी यहाँ बहती है ना, यहाँ से निकलती है और यहाँ पे बहती है ना, फिर पाकिस्तान में चली जाती है।
तो सतलज के मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदान तक असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है ना, मैदानी क्षेत्र है, वो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। असम असम पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है, जबकि उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में शिलांग पठार है। तो जो असम वाला बीचों बीच इलाका है वो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। तो सतलज के मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदान तक जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है। दूसरे में लिखिए, तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में, इनका जो डेल्टा क्षेत्र है ना मुहाना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में और पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत केरला और गुजरात में पाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत केरला में बहुत सीमित मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मैंने केरला में इसे दर्शाया नहीं है लाइन खींच के, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़ी बहुत क्षेत्रफल पर केरला में भी पाई जाती है, केरला में और गुजरात में पाई जाती है। ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ों को काटकर लाई गई है और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी गई है। ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। कुछ नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदान में बहती हैं, कुछ नदियां पठार से निकलकर मैदानी क्षेत्र में बहती हैं और पूरब की तरफ बहती हैं, है ना। तो पहाड़ों से जब नदियां गुजरती हैं तो पहाड़ों को काटती रहती हैं, जिससे ढेर सारे बालू के कण उन्हें प्राप्त होते हैं, गाद कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो दोनों क्षेत्रों से नदियां पहाड़ों को काटकर मिट्टी लाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में बहा देती हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से काटकर लाई गई है और मैदानी क्षेत्र में बिछा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, ठीक है। ये है नदी, है ना, और नदी के दोनों तरफ के ऊंचे क्षेत्र है। ये है नदी के दोनों तरफ के ऊंचे क्षेत्र। तो नदी के आसपास की जो नीची भूमि है वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, खादर। और ऊंचे भाग की जो मिट्टी है उसे क्या कहते हैं, बांगर। तो वही आप लिखिए, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पहला खादर और दूसरा बांगर। नेक्स्ट पॉइंट, नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, ठीक है। अब किसी साल अगर बाढ़ आ गया, हर साल बाढ़ आता है, तो नदी का पानी कहां तक चला आया, यहां तक चला आया, है ना। तो जहां तक नदी के बाढ़ का पानी पहुंचता है वहां तक नदी हर साल नई मिट्टी बिछा देती है। नदी क्या करती है, पहाड़ों से काटकर मिट्टी लाती है और जहां जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता है नदी वहां पर नई मिट्टी बिछा देती है। तो वही मैंने कहा कि नदी के आसपास के बाढ़ मैदान की जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। खादर मिट्टी हर साल नई हो जाती है, लिखते रहिए, खादर मिट्टी हर साल नई हो जाती है। क्यों? क्योंकि नदियां बाढ़ के माध्यम से हर साल नई मिट्टी बिछा देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नदी से दूर ऊंचे क्षेत्रों के पुराने जलोढ़ को, भाई खादर तो नया जलोढ़ है, हर साल नया हो जाता है ना, ये हर साल नया हो जाता है, जबकि नदी से दूर ऊंचे क्षेत्रों के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बांगर मिट्टी हर साल नई नहीं होती है, ठीक है, इसलिए खादर अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है और बांगर मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, क्योंकि ये हर साल नई नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के सभी 8 प्रमुख मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी में भी सबसे अधिक उपजाऊ खादर मिट्टी है, ठीक है। जो बांगर क्षेत्र होता है, बांगर मतलब नदी से दूर का इलाका, है ना। जैसे जैसे आप नदी की तरफ बढ़ते हैं जमीन नीचे चली जाती है और नदी से दूर जैसे जैसे जाएंगे जमीन ऊपर उठती चली जाती है। जैसे आपका कोई गांव होगा, है ना, नदी से दूर आपका कोई गांव तो होगा ना। आप गांव में जाते होंगे, देखते होंगे कि आपका गांव किस क्षेत्र में होता है, खादर क्षेत्र में गांव नहीं बसते हैं। क्यों? क्योंकि खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। गांव हमेशा खादर क्षेत्र से दूर बांगर क्षेत्रों में बसते हैं। यानी आपके गांव की मिट्टी कौन सी मिट्टी है, बांगर मिट्टी है, समझ गए आप। तो अपने गांव आप जाते हैं, जमीन उमीन
की खुदाई होती है। अगर मकान बनाना है या कुआं खोदना है, कुआं खोदने में सबसे अच्छा दिखाई देता है जो मैं बताना चाहता हूँ। कोई कुआं खोदा जाता है या जमीन की में मकान की नींव के लिए जमीन की खुदाई की जाती है, तो आपने अक्सर देखा होगा छोटे छोटे सफेद सफेद भूरे कलर के पत्थर निकलते हैं, उनका आकार ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा टेढ़े मेढ़े होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत ही ठोस और भारी होते हैं। छोटा सा भी अगर होगा हाथ में उठाएंगे ना तो भारी लगता है, बहुत ही कठोर होता है। तो कंकड़ कहते हैं उसे, है ना। तो बांगर क्षेत्रों में मिलता है। तो अगला पॉइंट लिखिए कि बांगर क्षेत्र की मिट्टी में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मिलती है। ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी चूना पदार्थ का बना होता है। तो बांगर क्षेत्र को खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथि कहाँ से लाई गई है? हिमालय क्षेत्र को काटकर नदियों द्वारा लाई गई है और नई मिट्टी द्वारा ढक दी गई है। भाई इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा नदियां बहती रही अतीत काल में। अब चूंकि ये क्षेत्र भर गया है मिट्टियों द्वारा, तो नदियों ने एक सीमित इलाका अपना बना लिया है। लेकिन ये इलाका जब मिट्टी से भरा नहीं था, नीचा था। अतीत काल में मैदान इतना ऊपर नहीं था जिस पर हम खड़े हैं, मैदान और नीचे रहा होगा। निश्चित रूप से नदियों ने ही लाकर इस मैदान को ऊंचा कर दिया। तो जब हम खुदाई करते हैं तो चट्टान मिलते हैं। वो चट्टान कहाँ से भाग कर लाए गए हैं? हिमालय क्षेत्र से, है ना। तो बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मिलती हैं, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं, ठीक है। हमने बताया कि सभी भारतीय मिट्टियों में, लगभग सभी मिट्टियों में 3 चीजों की कमी होती है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगला पॉइंट लिखिए, जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? पोटेशियम, एक तो ग्रंथि ही देखा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। एक एग्जांपल कहां से लाई गई है? पहाड़ से काटकर। तो पहाड़ से लाए गए जो बालू के कण हैं वो भी तो कैल्शियम कार्बोनेट के ही होंगे अधिकतर। तो यही कारण है कि उत्तर भारत के मैदान में चूना पदार्थ और पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगली हेडिंग आप डालिए लाल मिट्टी। रेड सॉइल, लाल मिट्टी या रेड सॉइल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग, जो कि लगभग 18% क्षेत्रफल में पाया जाता है। लाल मिट्टी भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, जो कि 18% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगला पॉइंट लिखिए, लोहे की ऑक्साइड। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ना, काली मिट्टी के क्षेत्रफल के पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी भारत में जो मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है दक्षिण भारत में, उसे हम कहते हैं लाल मिट्टी। पूर्वोत्तर भारत में भी देखिए, अगर ब्रह्मपुत्र घाटी को छोड़ दीजिए, लेटराइट वाले क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र को, तो पूर्वोत्तर भारत में भी ज्यादातर क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी ही पाई जाती है। तो लाल मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड्स होते हैं। लोहे का ऑक्साइड क्या होता है? लोहा जब ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, मतलब लोहा जब खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में, तो लोहे में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जैसे आपका कोई खिड़की होगी, पुरानी खिड़की या लोहे का ग्रिल, अगर उस पर पेंट नहीं किए हैं तो उस पर जंग लग जाता है। वो जंग क्या होता है? लोहे के ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। तो लोहे की, इसमें लोहे के कण पाए जाते हैं, तो उनके ऑक्साइड्स बन गए हैं, लोहे के ऑक्साइड्स। तो लोहे के ऑक्साइड्स किस कलर के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। तो लोहे के ऑक्साइड्स के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, दक्षिण भारत में या पठारी भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। ध्यान से देखिए, जो पठारी भारत है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो पठारी भारत है, उसकी पूर्वी भाग में मिट्टी फैली हुई है। ध्यान दे रहे हैं? पश्चिमी भाग में तो काली मिट्टी है, पूर्वी भाग में
आधा जो पूर्वी भाग है वो लाल मिट्टी का क्षेत्र है और आधा पश्चिमी भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। एक बार आप इसे माइंड में बैठा लेंगे ना कि पठारी भारत का आधा पश्चिमी भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है, आधा पूर्वी भाग लाल मिट्टी का। तो जब सवाल पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाई जाती है, आप चुन लेंगे। लाल मिट्टी महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है ना, गुजरात में नहीं पाई जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी केरला में नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसका आप ध्यान से देख लेंगे एक बार तो आपसे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो काली मिट्टी क्षेत्र के पूर्वी भाग में अर्थात पठारी भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है और दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक पाई जाती है ना। दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में, अगर केरला को आप छोड़ दीजिए तो पूरे दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। जबकि दक्कन पठार के पूर्वी भाग में ये पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, लाल मिट्टी पठारी भारत के पूर्वी भागों में और दक्षिण भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु है ना, यहाँ पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु के उत्तर में कौन सा राज्य है? पहले आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना भी तो बन गया है। तमिलनाडु, तेलंगाना, तेलंगाना के पूर्व में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में पूर्वी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है ना। तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां भी लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये वाला जो सिरा है, यहाँ कौन सा राज्य है? बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड, है ना। तो लाल मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में है इसका विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु राज्य यहाँ से आया है और यहाँ तक है ना। तो ये जो तमिलनाडु राज्य है इसमें लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। ओके, लाल मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है ना। ये तो अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जब भी पूछा जाएगा किस चीज की कमी पाई जाती है तो आप बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे कि इस चीज की कमी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के या पठारी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है ना। देखिए, अरब सागर शाखा ज्यादातर वर्षा कहाँ कर देती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, है ना। बंगाल की खाड़ी शाखा गुजर जाती है, सीधे टकराती है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से। इसके बाद प्रवेश कर जाती है पश्चिमी उत्तर भारत के मैदान में चली जाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में उठते हैं वो भी उड़ीसा तट, आंध्र तट और तमिलनाडु तट से टकराकर ज्यादातर वर्षा कर देते हैं। पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी तटीय मैदान पर ही चक्रवात ज्यादा वर्षा करते हैं। अब लाल मिट्टी का क्षेत्र देखिए, यहाँ पर वर्षा होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। अब यहाँ पे जो गैप है, हमने बताया था ना कि पूर्वी घाट क्या है? छिन्न भिन्न है, एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में विस्तृत नहीं है पूर्वी घाट, जगह जगह कटा फटा है। इसके चलते चक्रवात की कुछ वर्षा, चक्रवात द्वारा कुछ वर्षा अंदरूनी क्षेत्रों में भी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह मानसून भी महानदी के मुहाने के सहारे छत्तीसगढ़ बेसिन में प्रवेश कर जाता है। मानसून भी कुछ हद तक छत्तीसगढ़ बेसिन में, जो मैदानी क्षेत्र है। लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन बड़ी मात्रा में वैसी वर्षा नहीं प्राप्त होती जैसे कि उत्तर भारत के मैदान में, पूर्वोत्तर भारत में या केरल तट या तमिलनाडु तट पर वर्षा प्राप्त होती है। वैसी वर्षा पठारी भारत के पूर्वी भागों में नहीं प्राप्त होती है। तो लाल मिट्टी पठारी भारत की कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है, ठीक है। यह एक अनुपजाऊ मिट्टी या अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है। यही कारण है कि खाद्यान्नों की खेती के लिए ये पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती, या खाद्यान्नों की खेती यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में नहीं की जाती है, ठीक है। अगला हेडिंग आप डालिए, काली मिट्टी। तीसरा है ब्लैक सॉइल। मिट्टियों में सबसे ज्यादा सवाल काली मिट्टी से पूछे जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, काली मिट्टी से हमेशा ज्यादा सवाल आते हैं। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार ध्यान से समझ लेंगे आज, तो फिर जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की शायद नौबत ना आए। काली मिट्टी को अलग अलग नामों से जानते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती, जो लाल काले कलर का स्पॉट आप देख रहे हैं
महाराष्ट्र के क्षेत्र में, थोड़ा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, है ना, थोड़ा उत्तरी कर्नाटक तक चलाता है। उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ये क्या है, गुजरात। तो इन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है इसे हम काली मिट्टी कहते हैं। तो इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को, है ना, तो इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी कहलाती है, काली मिट्टी। कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे हम लावा मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी कहते हैं, ठीक है। यह मिट्टी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश तक चली आई। उत्तर प्रदेश का जो झांसी वाला जिला है ना, ललितपुर और झांसी, है ना, मध्य प्रदेश में नीचे तक घुसा हुआ है, वो वाला जो क्षेत्र है ललितपुर और झांसी वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, भाई ललितपुर और झांसी उत्तर प्रदेश के ही तो जिले है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे मैप में तो नीचे तक लटक के चला है दक्षिण में, जो झांसी वाला और ललितपुर वाला क्षेत्र है, तो वहां तक ये मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहते हैं, क्या, या बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, ये क्षेत्र बुंदेलखंड के अंदर चलाता है, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में इसे करेल मिट्टी कहते हैं। अभी तक चार नाम जाने, कपासी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, करेल मिट्टी कहाँ कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कहते हैं। एक नाम और है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिट्टियों का जो विभाजन किया गया है उसमें काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है, चेरनोजम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी का जो विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसमें काली मिट्टी को चेरनोजम नाम दिया गया है ना। चेरनोजम मिट्टी जब विश्व भूगोल हम पढ़ा रहे थे तो उसमें काला सागर हम पढ़ाए थे। काला सागर के उत्तर में कौन सा देश है, जस्ट काला सागर के ऊपर यूक्रेन है ना। तो चेरनोजम मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में यूक्रेन में और ग्रेट लेक्स के पश्चिम में, ग्रेट लेक्स कहाँ है, यूएसए और कनाडा में। तो ये मिट्टी चेरनोजम जो मिट्टी है ये काला सागर के उत्तर में यूक्रेन में और ग्रेट लेक्स के पश्चिम में यूएसए अर्थात अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है चेरनोजम। ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अंतरराष्ट्रीय चेरनोजम मृदा के रूप में जानी जाती है, तो आपका विकल्प कौन सा विकल्प चुनेंगे, काली मिट्टी वाला विकल्प, ठीक है। हमने बताया कि काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टान के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है। दक्कन ट्रैप क्या है, हमने जब भारत पढ़ाना शुरू किया था भारतीय भूगोल तो तीसरा या चौथा अध्याय था भारत की भूगर्भीय चट्टानें। तो हमने बताया था कि किस तरह भारत अफ्रीका से अलग हो रहा था। तो पश्चिमी घाट के कगार के सहारे लावा का दरारी उद्भेदन हुआ, लावा शांत रूप में महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में बिछ गया। कई बार उद्भेदन होने से लावा का ये क्षेत्र पठार के रूप में ऊंचा उठ गया, लावा की कई चादरें बिछती चली गई ऊपर। तो इस तरह से ये क्षेत्र पठार की भांति ऊंचा उठ गया। तो यहाँ का जो पठार है उसे हम लावा पठार कहते हैं। क्यों? क्योंकि लावा के जमने से बना हुआ पठार है। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पूरे क्षेत्र को दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप एक लावा पठार का क्षेत्र है। तो इसे लावा मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दक्कन ट्रैप या दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है। सवाल पूछा गया है कि मालवा पठार पर प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका उत्तर होगा काली मिट्टी। दक्कन पठार पर तो काली मिट्टी पाई ही जाती है। इसके अलावा मालवा पठार, भाई दक्कन पठार के उत्तर में क्या है? सतपुड़ा पर्वत, उसके उत्तर में विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के उत्तर में मालवा पठार। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार के क्षेत्रों में भी पाई जाती है, अर्थात यह मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट, काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में है। सबसे ज्यादा इसका भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक क्षेत्रफल
महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन काली मिट्टी का विस्तार उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, भाई दक्षिण और पूर्व राजस्थान का जो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काली मिट्टी का विस्तार उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात राज्य तक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। जल धारण क्षमता, इसको आप ऐसे लिखेंगे, काली मिट्टी की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। मतलब थोड़ी भी अगर बरसात हो जाती है, ठीक है, तो ये मिट्टी जल को इस तरह से सोख लेती है। अगर थोड़ी भी बरसात हो जाती है तो काली मिट्टी जल को इतने बढ़िया से सोख लेती है कि भाप बनकर वो उड़ नहीं पाता है, यानी पूरी तरह मिट्टी में समा जाता है। तो इसके चलते इस मिट्टी में जल धारण करने की अच्छी खासी क्षमता होती है। अर्थात थोड़ी भी वर्षा होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी थोड़ी भी बरसात होने पर चिपचिपी हो जाती है, और जब सूखती है, काली मिट्टी जब सूखती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। आपने दरारों वाली मिट्टी देखी होंगे, गांव वाले देहात में जाते हैं तो किसी किसी खेत में आप चलते होंगे तो देखते होंगे कि खेत एकदम फटे हुए होते हैं। तो जो काली मिट्टी क्षेत्र के जो खेत होते हैं ना, वो इतने ज्यादा सूखने पर फट जाते हैं, इतने मोटे मोटे दरार पड़ जाते हैं कि अगर आप उसमें पैदल चलेंगे तो आपका पैर पूरा घुस जाएगा अंदर, है ना। आप विदर्भ क्षेत्र में अक्सर एक फेसबुक पे एक फोटो चलता है, वायरल होता रहता है, जिसमें एक बूढ़ा सा व्यक्ति अपने खेत में बैठा हुआ है लाठी लेकर। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है ज्यादातर विदर्भ, महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है वृक्ष छाया प्रदेश के अंतर्गत चलाता है, तो वर्षा कम होती है। तो एक फोटो वायरल होता है जिसमें दिखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने खेत में बैठा हुआ है, खेत एकदम फटा हुआ है, खेत में मोटी मोटी दरारें दिखाई देती है ना। तो वैसी ही दरारें काली मिट्टी के क्षेत्र में पड़ जाती हैं। तो इसी गुण के कारण, क्योंकि सूखने पर इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, यानी अपने आप इसकी जुताई हो जाती है। भाई खेत को क्यों जोतते हैं, खेत को जोता क्यों जाता है? आपने देखा होगा कि बरसात जब होने वाली होती है उसके पहले ही किसान खेतों में हल जोतने लगते हैं। बरसात होने से ठीक पहले किसानों को सुझाव दिया जाता है कि अपना खेत आप जोत दीजिए। क्यों? क्योंकि खेत जोत देंगे तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और बरसात के पानी को खेत अच्छी तरह से सोख सकेगा, है ना। उसके बाद उसमें बीज छीटा जाता है ताकि पहले से खेत पानी को सोख ले, इसलिए उसकी जुताई कर दी जाती है। तो काली मिट्टी में इतनी मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं कि इसे जोतने की जरूरत नहीं पड़ती, फट जाता है एकदम। तो बरसात थोड़ा भी होता है तो अंदर तक पानी बिल्कुल चला जाता है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। कपासी मिट्टी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन वर्तमान में किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? गुजरात में, जबकि कपासी मिट्टी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल महाराष्ट्र राज्य में। जो काली मिट्टी होती है शुष्क खेती के लिए, शुष्क खेती या शुष्क कृषि, इंग्लिश में कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क खेती। पहले शुष्क खेती को जान लीजिए। अच्छा, ये पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए कि काली मिट्टी शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। क्योंकि जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, इसलिए यह शुष्क खेती के लिए, शुष्क कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। शुष्क कृषि क्या होती है? जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जैसे राजस्थान या फिर वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र, है ना। तो राजस्थान या वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है, वहां पर खेती की एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है जो जल बचत पर आधारित होती है, पानी की बचत पर आधारित होती है।
जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के मैदान में लोग खेत की सिंचाई कैसे करते हैं, ट्यूबवेल चला देते हैं और क्यारियों या नालियों के द्वारा पानी खेत तक पहुंचता रहता है और जब तक खेत लबालब भर न जाए तब तक ट्यूबवेल बंद नहीं करते हैं। लेकिन जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ तो भूमिगत जल भी नहीं होता है, बरसात भी कम होती है, तो खेती की कैसे जाए। तो एक विशेष तकनीक अपनाते हैं जो जल बचत पर आधारित होती है। जैसे आपने सुना होगा ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, है ना। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, पानी को ऐसे पहुंचाया जाता है कि सीधे जड़ों तक ही पहुंचे, आसपास पानी बिखरे ना, बर्बाद ना हो, है ना। तो उसे ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकल सिंचाई, सिंचाई हम बाद में पढ़ाएंगे तो बताएंगे ड्रिप स्प्रिंकल के बारे में। तो ऐसी खेती जो जल बचत पर आधारित हो और पानी सीधे पौधों को ही मिले, या फिर अन्य भी तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे पूरे क्षेत्र को इस तरह से नालियों में बांट दिया जाता है, या पूरे क्षेत्र में इस तरह से नालियां या क्यारियां बनाई जाती हैं कि पानी सीधे खेतों तक ही पहुंचे और पानी बर्बाद न हो। तो पानी की बर्बादी से बचा जाता है ऐसे क्षेत्रों में। तो इसे ही हम शुष्क कृषि कहते हैं या सूखाग्रस्त क्षेत्रों की कृषि। तो काली मिट्टी शुष्क कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। तो ये हो गया लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यानी अलुवियल मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। 3 मिट्टियों के बारे में पढ़ा। शेष मिट्टियों के बारे में अगले अध्याय में, अगले वीडियो में आप पढ़ लेंगे। तो आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा कि नोट्स बनाने में अगर कोई समस्या आ रही है तो हमसे आप साझा करिए। कमेंट में आप अपनी सारी समस्याएं बता करिए। हम बताएं कि हम सबको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, करेंगे। ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि शीघ्र ही मुझे समय मिलेगा, मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों को मैं कमेंट में रिप्लाई कर दिया करूँ उनकी आवश्यक सवालों का। तो आप बताइएगा कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग बाद में भी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग उस वक्त नहीं जुड़े थे जब मैंने ये अपील की थी आपसे। आज मैं फिर आपसे अपील करता हूँ नए लोगों से जो मेरे वीडियोस जुड़े हैं कि मेरे वीडियोस के लिंक और चैनल के लिंक, जो लिंक होते हैं ऊपर शो होते हैं ना, ऊपर कोड भाषा में लिखे गए रहते हैं लिंक। तो मेरे वीडियोस के लिंक आप अलग अलग ग्रुप्स पे या फिर फेसबुक पेज पे या फिर फेसबुक प्रोफाइल पे लिंक को शेयर किया करिए। इससे बाकी ज़रूरतमंद लोगों को पता भी चलेगा कि चैनल पर ये भी पढ़ाया जा रहा है और इस तरह से क्रमबद्ध रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं को पता चलेगा तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप खुद भी मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को कह के कि आलोक जी का चैनल है, इसे अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो निश्चित रूप से भूगोल में कोचिंग की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ये कहना चाहता था। पढ़ते रहिए। नमस्कार।